हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ रीमा। आज मैं आप लोग को एनसीईआरटी कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बारे में पढ़ाऊंगी। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम जो भी देने जाते हैं, आपको एनसीईआरटी से संबंधित ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको विज्ञान विषय के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज एक इजी वे में, एक बहुत ही सिंपल तरीके में देने की कोशिश करूँगी। मैं आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जो क्लास है काफ़ी लाभदायक हो और आपको अच्छे से समझ में आए कि विज्ञान विषय कितनी सरल भाषा में समझा जा सकता है। ये जो क्लास है ये किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए जिनमें विज्ञान विषय पूछे जाते हैं वो काफ़ी लाभदायक होगा उन कंपटीशंस देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी, और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तो ये है ही। तो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो भी हमारे क्लास के जो वीडियो आए वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका अध्ययन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करते समय हम पहले एक मोटिवेशनल कोट्स पढ़ेंगे, फिर हम क्लास का चैप्टर शुरू करते हैं। कहते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी के साथ हम विज्ञान विषय के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए विज्ञान कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन करते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक्स है। तो जो चैप्टर 1 है हम उसको देखते हैं। पहला अध्याय है कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में है। मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी जो भी हमारे आसपास कुछ भी दिखता है, जो भी वस्तुएं दिखती हैं वो किस सामग्री से बनी है। विश्व में जो भी प्रत्येक वस्तु है, जो भी हम देख सकते हैं, वो सामग्री जिस चीज़ से बनी होती है उसको पदार्थ नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। आप देख सकते हैं, चाहे हवा में हम सांस लेते हैं, जो हम भोजन करते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। और मनुष्य की जो भी आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं उनको प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंच तत्व कहा गया है, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इसके अनुसार ये इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव। और उस समय के यूनानी जो दार्शनिक थे उन्होंने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आप देख सकते हैं इनको। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में हम ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्यायों में पढ़ाएंगे। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसको हम बोल सकते हैं कि जो भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है, कई कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा यह था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए हम क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या फिर कणों से बने हैं।
एक 100 ml का एक बीकर लीजिए और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दीजिए। उसमें नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से उस जल में घोल दीजिए। जल के स्तर में बदलाव पे ध्यान दीजिए कि कैसा दिख रहा है, क्या बदलाव हो रहे हैं और आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या होगा। आप उसको देख सकते हैं, वो काफ़ी घुल के गायब हो जाएगा क्योंकि वो भी वाइट है, वो काफ़ी घुलनशील है। तो आप करके इसको देखिएगा कि कोई बदलाव आया या फिर नहीं। तो इस जो भी हमने पानी वाला जो बीकर लिया था, जो भी हमने उसमें डाल के अध्ययन किया था, इस विचारधारा को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और जो भी शर्करा या नमक घोले गए थे वो पानी में घुल गए हैं, यही हम देख पाएंगे। और ये बीकर के माध्यम से समझाया भी है, आप देख सकते हैं। पदार्थ के ये कण कभी कभी बहुत छोटे होते हैं, कभी कभी थोड़ा बड़े होते हैं। जब बहुत छोटे होते हैं तो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं और जब थोड़े बड़े होते हैं तो हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। और जो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण है वो ये बताते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कितना है और पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं कि नहीं। ठीक है, जो पदार्थ के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है हम उसको समझ सकते हैं कि जैसे नमक है, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम के कण समान रूप से वितरित होते हैं। जब हम चाय और कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाता है और यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। आप इसको समझ सकते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। आप इसको इस ऐसे रूप में समझ सकते हैं, इसमें समझाया हुआ भी है कि कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ता है। अगर अगरबत्ती जला दें क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिल रही है? अपने प्रेक्षण को नोट करें। आपने जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे आप उसको नोट करिए। जल से भरे 2 गिलास 2 बीकर लीजिए और पहले जल के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल और या नीली स्याही डाल दीजिए और दूसरे में शहद डाल दीजिए। अपने घर में या कक्षा के एक कोने में इसे रख दीजिए। फिर आप जो बदलाव देखेंगे, जो गतिशीलता देखेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम पदार्थ के कण को एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक खेल खेलते हैं। ठीक है, सोच लीजिए कि मैदान में एक हम खेल खेल रहे हैं और ढंग से 4 समूह बनाकर वो श्रृंखला बना रहे हैं। पहला समूह ईद मिश्ती नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कस कर पकड़ लेते हैं। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना लेते हैं। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर एक श्रृंखला बना ले। चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करते हैं। इस समूह को तोड़ना आसान था। ये जो चारों श्रृंखलाएं बनी हुई हैं उनमें किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो इस कण में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ा था।
चलिए हम जो है पदार्थ की अवस्थाएं देखते हैं। पदार्थ में 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जो भी हम पढ़ रहे थे, पदार्थ के कण, उसी से हम 3 रूपों को देख सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। जो ठोस पदार्थ है उसको हम देखते हैं। ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ठोस अवस्था में है, कौन सा द्रव अवस्था में है और कौन से गैस अवस्था में है। तो इसको मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, एक है ठोस, द्रव और गैस। हम पदार्थ के कणों के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो पदार्थ के कण हैं वो जितना पास में रहेंगे, आप देख सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है। और जो द्रव होते हैं उनके पदार्थ के कणों के बीच जो दूरी है वो थोड़े से ज़्यादा हैं। और जो गैस हैं उनके पदार्थ के कणों के बीच जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी जितना उनके पदार्थ को कणों के बीच की दूरी जितनी कम होगी वो ठोस में आएंगे, और जितना ठोस से जितना ज़्यादा पदार्थ के कणों के बीच की दूरी होगी वो द्रव में आएंगे। द्रव में जैसे पानी हो गया, चाय हो गई, जो भी आपको द्रव्य अवस्था में दिखता है, उनके पदार्थ को बीच की जो कणों की दूरी होती है वो ठोस से अधिक होती है। और जब द्रव से भी ज़्यादा पदार्थ के कणों के बीच की दूरी हो तो ये गैस में आ जाता है। गैस में जैसे आप कुछ भी गैस अवस्था में देख सकते हैं। जो जैसे आपके घरों में सिलेंडर होगा, उसमें गैस भराते हैं, वो आप देख नहीं सकते। उनके पदार्थ के कणों के बीच की दूरी काफ़ी अधिक है। और ये तो मैंने आपको ठोस द्रव के बारे में बता दिया, यही आपको ये इसमें बताया हुआ है और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया हुआ है। ये एक बीकर लिया हुआ है, रबड़ का कॉर्क लगा हुआ है, इसमें ये गैस भरा हुआ है, ये पिस्टन है। और आपको इसमें मैं बता दूं कि इसमें 100 ml जो है 3 सिरिंज है। उनके जो सिर है वो रबर के कॉर्क से बंद कर दिया है। सभी सिरिंज के पिस्टल को हटा दीजिए। तो पहली सिरिंज में हवा रख दें और दूसरी में जल, तीसरी में चाक के टुकड़े। तो पिस्टन को वापस सिरिंज में लाएं और सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता आसान करने के लिए उस पर थोड़ी वैसलीन लगा दें। आप पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला जाता है। और इसे आप करके देखेंगे तो जिसमें पदार्थ के कणों के बीच की दूरी जिसमें कम होगी उसमें आसानी से पिस्टन नहीं जाएगा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा होगा उसमें थोड़ी आसानी से जाएगी। और गैस में आप देखेंगे कि आसानी से चला जाएगा। इसको आप करके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो पदार्थ है वो पदार्थ किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति आयतन को घनत्व कहते हैं। ये घनत्व की परिभाषा है। किसी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन।
घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। दूसरा है पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए और निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड्यता, तरलता, पदार्थ जो बर्तन है उसमें गैस का भरना, आकार, गति, ऊर्जा और घनत्व। और कारण बताइए। गैस पूरी तरह उस बर्तन में भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की मेज में ठोस कहलाती है। लकड़ी की जो मेज है वो ठोस कहलाती है। उसके कारण आप बता सकते हैं, वो इसी आधार पे बता सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी कितनी है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कणों के बीच की दूरी ये जो है बहुत कम है, द्रव्य में थोड़ा ज़्यादा है। इनके बीच स्पेस भी एरो से दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं गैस में कितना दूर दूर है। तो ये पदार्थ के कणों की जो दूरी है वो काफ़ी लंबी चौड़ी है। इसमें गैस में एलपीजी गैस आप ले सकते हैं, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन दिया जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर, उसमें वो संपीड़ित करके गैस भरा रहता है। और ये सब है गैस के उदाहरण। और इसमें देख सकते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, जैसे ठोस, द्रव में, द्रव, गैस में, गैस जलवाष्प में, इस तरीके से। तो ठोस में जैसे हम बर्फ लेते हैं, द्रव में जल और गैस में जलवाष्प। ठीक है। पदार्थ के अंदर अवस्था बदलने पर पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के जो कण है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम इन प्रश्नों का उत्तर खोजा जाना चाहिए। तापमान में परिवर्तन के जो प्रभाव हैं उसको भी देखते हैं। अब इसको बीकर के माध्यम से समझाया हुआ है कि एक बीकर लीजिए और उसमें 150 ग्राम का बर्फ का टुकड़ा डाल दीजिए और उसे प्रयोगशाला में थर्मामीटर से इस प्रकार उसमें लटका दीजिए कि थर्मामीटर का बल्ब जो है बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म कीजिए और जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कीजिए और जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो फिर से तापमान को देखिए कि कितना है। ठोस में द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट कीजिए। अब बीकर में एक कांच की छड़ लीजिए और उसे हिलाते हुए गर्म कीजिए जब तक जल उबलने ना लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखिए जब तक अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। जो ठोस है, तापमान बढ़ने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जैसे आप बर्फ को जब आप थोड़ा तापमान देंगे तो पिघलना शुरू होगा और वो द्रव अवस्था में आएगा। तो उनके जो कणों के जो बीच जो गतिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर जाती है। इस कारण कण अपने नियम स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गतिज ऊर्जा जो है स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वही गलनांक होता है। आप गलनांक का देख लिए। गलनांक जो भी ठोस है जितने भी न्यूनतम तापमान पे बदलकर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है
वो न्यूनतम तापमान ही गलनांक कहलाता है। ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है कि कितना उसमें सामर्थ्य है। बर्फ का गलनांक दिया हुआ है कि कितना है, 273.15 कैलोरी। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलक भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? आप इसको एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी ठोस है उसके गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, तो उसकी जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो कहाँ जाती है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती है तापमान नहीं बदलता है। आप उसको जो थर्मामीटर उसमें लटका के आप देख रहे हैं, आप उसे नोटिस कीजिए करके, खुद करके, चाहे घर में, चाहे प्रयोगशाला में, चाहे कहीं भी। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेता है। यह माना जाता है कि बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा आपको समझ में आ गया होगा। जो भी सामग्री ली गई है उसमें कुछ ऊष्मा छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडल में दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलने पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त ऊष्मा भी आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं। एक तो हो गया छुपी हुई ऊष्मा, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। दूसरा है प्रसुप्त ऊष्मा, जो 1 केजी ठोस अगर आप ले रहे हैं कोई पदार्थ, तो उसके गलने पर जो द्रव में बदलता है, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय ऊर्जा वही जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात ये जो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जिसको 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। आप ये नोट कर लीजिएगा एक चीज़ कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। केल्विन को हमेशा केल्विन जो है को हमेशा के से दिखाते हैं। ये 0 डिग्री सेल्सियस से 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। आप इसको समझ पा रहे होंगे कि जो भी हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं उनके जो कण है वो तेजी से गति करते हैं, और जब एक निश्चित तापमान ऐसा आता है कि उनके कणों के बीच में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर, जो आपस में जुड़े हुए थे उनको तोड़कर वे स्वतंत्र हो जाते हैं, और इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसको क्वथनांक कहते हैं।
ये चीज़ आपको नोट करने वाली है, वायुमंडलीय दाब जो है, जिस वायुमंडलीय दाब पर तापमान, वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो बीकर में आप ले करके बर्फ़ के टुकड़े को आप उष्मा दे रहे हैं, उससे आप करके खुद देखिए कि किस तापमान पर वह उबलने लग जा रहा है, उसी को क्वथनांक कहेंगे। क्वथनांक का जो समष्टि गुण है, वह द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल देते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 + 100 यानी 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन। चाहे तो आप इसे केल्विन में कहेंगे तो 373, और सेल्सियस में कहेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये जल के लिए माना गया है, इतने पे वो उबलने लगता है। इसमें पूछ रहा है कि क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपने इसे करके देखिए, और इसको जो भी मैंने समझाया उससे भी आप समझ के कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो इसको बोला है कि उसे परिभाषित कीजिए। जैसा कि हमने संगलक की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है, वैसे ही इसको भी करना है। तो 373 केल्विन तापमान, जो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसलिए ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक है, वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है उसके अलावा भी उसने कुछ अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ये समझाया हुआ है कि ठोस जो है ऊष्मा लिया और द्रव अवस्था में बदल गया। जब द्रव को और ऊष्मा मिली, जब उसको और गर्म किया गया तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गया। और इसी का उल्टा आप देख सकते हैं कि जब गैस को शीतलता प्रदान की जाती है, उसको ठंडा किया जाता है, तो उसके कणों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ी कम होती जाती है। तो एक ऐसी अवस्था आती है कि वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और जब द्रव को और शीतलता प्रदान की जाती है तो वो जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है। यही समझाया हुआ है। और इसमें हम दाब परिवर्तन का नियम, दाब परिवर्तन के जो प्रभाव है, इसको बताया हुआ है कि कैसे कणों के बीच की दूरी में अंतर के होने के कारण पदार्थ में विभिन्न अवस्थाओं में अंतर हो जाते हैं। एक सिलेंडर लिया हुआ है, 2 और 3। दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। ये देखिए, सिलेंडर में पिस्टन रखा हुआ है, एक पिस्टन है, और इसमें गैस भरा हुआ है। आप देख सकते हैं इनके कणों के बीच की दूरी ज़्यादा है, यानी इसमें गैस है। और पिस्टन को जब और नीचे किया जाता है तो इनके कणों के बीच की दूरी कम हो गई, यानी ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और धीरे धीरे और इसमें कर देंगे तो कणों के बीच की दूरी और कम हो जाएगी, धीरे धीरे ठोस में परिवर्तित होने लगेगा। जो नियम है वही बताया हुआ है। अब इसमें बोला हुआ है कि ये जो आप देख सकते हैं कि इसमें भी ठोस है, द्रव है, गैस है। गैस को जब ठोस को ऊष्मा प्रदान करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा। जब द्रव को और ऊष्मा देंगे तो गैस में परिवर्तित होगा। और इसी का उल्टा, जब इसको और ठंडा करेंगे, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया एक होती है और एक निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। जब निक्षेपण देंगे तो ठोस बनेगा, और जब इसको संगलन करेंगे तो द्रव बनेगा। और द्रव को अगर जमाएंगे तो ठोस बनेगा, और द्रव को अगर वाष्पीकरण देंगे तो गैस बनेगा।
या गैस को अगर हम संघनन देंगे, संघनन करेंगे तो द्रव बनेगा। यही है पदार्थ का रूपांतरण। पदार्थ को तीनों अवस्थाओं में कैसे रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया होगा कि ठोस, द्रव, गैस आपस में कैसे एक दूसरे से परिवर्तित हो रहे हैं। अब ये कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि तापमान को सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। ये 300 केल्विन है, 573 केल्विन है। इसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे? जब आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। आपको यहाँ मैंने बताया हुआ था। सॉरी, यहाँ भी है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन है। तो यही फॉर्मूला के अनुसार हम बदल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। अगर 273 केल्विन है तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। तो इसमें 573 है, तो 573 में से हम अगर 273 घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वही सेल्सियस होगा। तो कितना हो गया? 300, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसका कि 300 आ गया, 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही हम 300 केल्विन को घटा देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित तापमान पर जल की जो भौतिक अवस्था क्या होगी। 250 डिग्री सेल्सियस पर और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था है वो कैसा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर और 250 डिग्री सेल्सियस पर। जब आप उसको तापमान देंगे, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, ये आपको बताना है। आप कमेंट्स में आप इसके आंसर दे सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? जब भी वो बर्फ से द्रव में परिवर्तित होता है तो जिस तापमान पर वो बर्फ में परिवर्तित हो द्रव में परिवर्तित होता है तो उस दौरान उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आप इसमें हमारे कमेंट्स में आप इसके आंसर दे सकते हैं और मैं इसकी सॉल्यूशन बताऊंगी। और वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुलझाइए। आप जो भी विधि मैंने आपको बताया आप उसको भी एग्जाम्पल के तौर पे आप दे सकते हैं। वाष्पीकरण की अवस्था, चलिए वाष्पीकरण हम देखते हैं कि वाष्पीकरण क्या है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या जो दाब है वो बदलना आवश्यक है? आप दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ दीजिए और खुला छोड़कर इसे धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित क्या हो जाता है? आप इसे देखिए और इसको बताइए। जो तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। एक इसका ये आंसर है कि वाष्पीकृत क्यों हो जाते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को जो पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है उसी से वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अब आर्द्रता किसे कहते हैं आप देख सकते हैं कि जब आर्द्रता में कमी, वायुमंडल में विद्यमान जो जलवाष्प है उसकी मात्रा को ही हम आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है और जलवायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? आप कभी
जब पंखा चलता है तो जब गीले कपड़े होते हैं, बाहर धूप नहीं होती है, तो आप उसके सामने डाल देते हैं, जल्दी सूख जाता है। ये हर घरों में लगभग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वायु के तेज होने के जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। इसका कारण यही है। वाष्पीकरण के कारण गतिशील जो शीतलता है कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण जो शीतलता है कैसे होती है? तो चलिए देखते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के कणों से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। नहीं समझ में आया? देखिए इसको दोबारा कि जो द्रव है, जो द्रव के कण है, आसपास के से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से जो ऊर्जा है उसके अवशोषित होने के कारण जो शीतलता होती है वही तो है। जब आप एसीटोन यानी नाखून की पालिश हटाने वाले द्रव नाखून जब लगाते हैं तो एक थिनर आता है, वही है एसीटोन। इसको जब अपनी हथेली पर गिराएंगे तो क्या होगा? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। आया समझ में? जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होगी, ठंडक महसूस होगा। इसीलिए जब भी हम थिनर को हाथ पे गिराते हैं तो ठंडा क्यों महसूस होता है? क्योंकि उसके जो आसपास के जो कण हैं वो ऊर्जा लेकर के वाष्पीकृत हो जाते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और भी उदाहरण दे सकते हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर आप इस आंसर को बताइएगा और भी एग्जाम्पल पेश करके, जैसे मैंने आपको बताया। गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? इसी के कारण पहनते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। आया समझ में कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? अब हम देखते हैं कि कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या राय और विचार दिए हैं। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। यहाँ पे प्लाज्मा को मैंने नहीं बताया था, लेकिन इसमें प्लाज्मा भी दिया हुआ है, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी एक और जोड़ दिया है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित वाले जो भी कण हैं उनके बारे में बताया हुआ है। वो तो नॉर्मल थे, अब नॉर्मल के अलावा भी अगर कुछ ऐसी अवस्था होती है जिससे अत्यधिक ऊर्जा वाले कण अधिक उत्तेजित होते हैं, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में जो प्लाज्मा होता है ये वही होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है, तभी तो जलता है बल्ब। नहीं तो बल्ब जले और शीशा टूट जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयनीकृत विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। चमक इसीलिए होती है, जो पदार्थ की तीसरी अवस्था है, चौथी अवस्था बोल सकते हैं। ठोस द्रव के अलावा भी है प्लाज्मा।
प्लाज्मा के कारण ही सूर्य तारों में चमक होती है, बल्ब में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है, जब सबसे उच्च तापमान हो जाता है। बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट जो थे वो सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। इससे पहले भी हमारे जो वैज्ञानिक थे, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में बोला था, बताया था। इसे बाद में आइंस्टाइन ने इसे एक नई अवस्था की भविष्यवाणी कर दी, जिसे बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाने लगा। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ड ई वैमैन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जिसे कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से ईसीजी तैयार होता है। आप ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पर लॉग ऑन करके पदार्थ की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था की अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप सभी गूगल चलाते होंगे, आप उसमें देख सकते हैं। और कुछ प्रश्न दिया हुआ है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। जब भी आप गर्मी होती है तो आप देखते हैं कि जिनके पास फ्रिज नहीं है वो घड़े में जल को रखते हैं, और जब भी हम कहीं बाहर से तेज़ धूप से आते हैं हम उस घड़े का पानी पीते हैं, वो बहुत ठंडा होता है, शीतलता होती है उसमें। ऐसा क्यों। एसीटोन और पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा। जो हमने सीखा वो द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। हमारे आसपास द्रव्य 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक और मैंने आपको बताया था प्लाज्मा, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। यही था कि जो हमने सीखा था। अभ्यास प्रश्न है, और अभ्यास प्रश्न आप इसे देख के आप हल कीजिए और हमें कमेंट में इसके आंसर ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना है, कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अगली क्लास में उसके आंसर और उसके जो भी उत्तर आएंगे, जो भी आपको समझाना होगा, मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।